घर वापसी कराने में उभरा मुजफ्फरनगर। मुस्लिम परिवार के 9 लोगों ने अपनाया हिंदू धर्म। हवन पूजा कर कराई गई घर वापसी। महंत ने कहा, अभी तक 225 लोगों की कराई जा चुकी है घर वापसी। काशी की देव दीपावली पूरी दुनिया में विख्यात। धाम के लोकार्पण के बाद पहली देव दीपावली 80 लाख रुपए के फूलों से सजाया गया विश्वनाथ धाम। देव दीपावली पर 2 दिन दिखी बाबा की अलौकिक छठा। लखनऊ में नगर सेवा पखवाड़े में काम आई तेजी। नगर विकास विभाग ने जारी किया टोल फ्री नंबर 1533 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं लोग। डेंगू पर प्रभावी नियंत्रण लगाने में जुटा विकास विभाग। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे गढ़मुक्तेश्वर। कार्तिक पूर्णिमा मेला स्थल का किया निरीक्षण। ब्रजेश पाठक ने कहा, मेला आयोजन के लिए प्रभावी बजट। ब्रजघाट को पर्यटन के रूप में किया जा रहा है विकसित। और आरक्षण पर अब तक का सबसे बड़ा फैसला। देश में जारी रहेगी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। एससी की 5 जजों की बेंच ने सुनाया फैसला। 5 में 3 जज ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है आपका राज्य आपकी खबर का। सबसे पहले बात करेंगे यूपी के मुजफ्फरनगर की, जहां एक बार फिर से 2 मुस्लिम परिवार के 9 सदस्यों ने हिंदू धर्म में वापसी की है। जनपद के बघरा क्षेत्र में स्थित स्वामी यशवीर आश्रम परिषद के महंत यशवीर जी महाराज ने हवन पूजन और विधि विधान के साथ इन 2 मुस्लिम परिवारों के 9 सदस्यों को गंगा जल के आगमन से शुद्धिकरण और मंत्रोच्चारण कर हिंदू धर्म में वापसी कराई। दरअसल बकरा में स्थित योग साधना आश्रम में लगातार इन दिनों चर्चाएं चल रही हैं और यहां पर लगातार मुसलमान घर वापसी कर रहे हैं। इस आसन के माध्यम से अभी तक 225 से अधिक मुसलमानों की पूरी विधि विधान के साथ घर वापसी कराई जा चुकी है। और इसी कड़ी में सहारनपुर के रहने वाले एक ही परिवार के 9 सदस्यों ने मुजफ्फरनगर आकर हवन पूजा कर घर वापसी की। आश्रम के मुख्य महंत यशवीर जी महाराज ने कहा है कि कट्टरपंथियों ने जिस तरह से तलवार के बल पर हिंदुओं का धर्मांतरण किया, अब उन लोगों की आस्था एक बार फिर से हिंदू धर्म में जागी है। अभी तक 225 लोगों की हमने घर वापसी करा दी है और हजारों लोग अभी भी हमारे संपर्क में हैं। उन सभी का शुद्धिकरण कर जल्द ही घर वापसी कराकर हिंदू धर्म में शामिल किया जाएगा। जो हमारे पहले बुजुर्ग थे 150 साल पहले, पहले हिंदुई सैनिक थे, मगर अब जो बीच में जाने क्या चीज़ से बने मुस्लिम, इस चीज़ का तो हमें पता नहीं। यानी दबाव में बने, यानी किसी के अच्छाई में बुरे में, हमें इस चीज़ का पता नहीं। मगर हमें इतना पता चला है कि हम हिंदू थे तो हम हिंदू ही बनना चाहते थे। अब हिंदू ही बन गए हम, हवन उवन करके सब चीज़। अब हम हिंदू धर्म में ही रहेंगे। देखिए, ये सहारनपुर के रहने वाले थे, सैनी समाज के, और ये आज आश्रम में आए और एक ही परिवार के 9 सदस्य थे। इनकी शुद्धि यज्ञ के द्वारा घर वापसी करा दी गई है और अब तक 225 लोग घर वापसी कर चुके हैं। देखिए, शुद्धि यज्ञ में इनको गंगा जल का आचमन कराया गया और इनको यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ दिया, लाल धागे में ओम का चिन्ह पहनाया, तिलक लगाया, हाथ में कलावा बांधा और जय श्री राम के पट। श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण होने के बाद वाराणसी में पर्यटकों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है और ऐसे में देव दीपावली पर काशी आने वाले सैलानियों की संख्या लाखों में होने का अनुमान है। इस बार वाराणसी के सभी घाटों को 10 लाख दियों से रोशन किया जाएगा। वहीं भव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम को दिव्य और अलौकिक रूप देने के लिए फूलों से सजाया गया है। इसके लिए 80 लाख रुपए के खर्च किए गए।
इसके तहत 2 दिन तक पूरे विश्वनाथ धाम परिसर का एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा। परिसर की छटा अलौकिक दिखेगी। दरअसल काशी की देव दीपावली पूरी दुनिया में विख्यात है और इसे देखने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक वाराणसी आते हैं और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भी वो जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश है कि देव दीपावली पर वाराणसी आने वाले पर्यटक काशी विश्वनाथ धाम की अलौकिक छटा के साक्षी भी बने। इसके लिए पूरे धाम परिसर को लोकार्पण की तर्ज पर सजाने संवारने का काम हुआ है। वाराणसी के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने बताया है कि विश्वनाथ मंदिर में आने वाले पर्यटकों को नया अनुभव मिले, इसके लिए धाम परिसर की भव्य सजावट की जाएगी। विशाखापट्टनम के एक नामी डेकोरेटर श्री काशी विश्वनाथ धाम के लिए वॉलंटियर के तौर पर सजावट का काम करने के इच्छुक हैं। इसमें 80 लाख रुपए का खर्च आएगा। मंडलायुक्त ने बताया है कि 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण के कारण इस बार 7 नवंबर को काशी में देव दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। सात नवंबर को देव दीपावली का त्यौहार वाराणसी में बड़ी धूमधाम से भव्यता से मनाया जाएगा। पिछली 2 वर्ष पहले माननीय प्रधानमंत्री जी खुद देव दीपावली में आए थे। उसी से इसकी ब्रांड वैल्यू इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि एक बहुत नए प्लेटफॉर्म पे जा चुका है। पिछले बार जैसा देव दीपावली हुआ था उससे भी ज़्यादा एडिशंस इस बार किए गए हैं। हम लोगों का 3 दिन का जो गंगा महोत्सव है वो कल 5 तारीख को चालू हो रहा है। 3 दिन लगातार चलेगा। उसमें भव्यता लाई गई है, अच्छे कलाकार उसमें जोड़े गए हैं। इसके साथ जो आरतियाँ हैं उनकी अच्छी व्यवस्था कराई गई है। उनमें बैठने के लोगों का और व्यवस्थित करवाया गया है। उनके लोगों को, अतिथियों को लाने ले जाने के लिए घाटों से नाव की व्यवस्था कराने के लिए। लखनऊ में नगर विकास विभाग की ओर से चलाया जा रहा नगर सेवा पखवाड़ा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उसका स्वरूप बदलता जा रहा है। नगर विकास विभाग में अब इसकी मॉनिटरिंग के लिए 72 नोडल ऑफिसर नियुक्त कर दिए गए हैं। पहले इनकी संख्या 22 थी। इसके साथ ही सरकार ने गंदगी और वाटर लॉकिंग की शिकायत दर्ज कराने के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है और ये नंबर आप भी नोट कर लें, 1533। इस नंबर पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसके बाद विभाग के अधिकारी उसका निस्तारण करेंगे। वहीं नगर विकास मंत्री ए के शर्मा से बातचीत की है हमारे सहयोगी सुमित श्रीवास्तव ने। नगर विकास विभाग के द्वारा नगर सेवा पखवाड़े की शुरुआत हो चुकी है। 1 नवंबर से इसकी शुरुआत हुई है और आज 6 दिन उसको पूरे हो चुके हैं। हमारे साथ है नगर विकास मंत्री ए के शर्मा जी। इनसे जानते हैं सर, 6 दिन पूरे हो चुके हैं सेवा पखवाड़े को। क्या लगता है कितना प्रोग्रेस हुआ और कितना अभी बाकी है काम? नगर सेवा पखवाड़ा हमने 1 नवंबर से शुरू किया था, 15 नवंबर तक चलना है। हमने इस पखवाड़े की एक बार फिर समीक्षा किया और हमें ये लगा कि हमने जो 22 नोडल अधिकारी लगाए हुए थे उसे बढ़ा करके थोड़ी और संख्या बढ़ानी चाहिए। उसको हमने बढ़ा करके 72 किया है। अब लगभग हर जिले में एक स्वतंत्र नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है। मैं स्वयं भी कई निकायों में, कई जगहों पे मैं गया। मैंने देखा कि डेंगू जैसी जो संक्रामक संचारी रोगों के फैलने की आशंका है उसके मद्देनजर क्या क्या करना चाहिए। तो आज हमने सभी अपने 763 जो नगर निकाय हैं उन सबके अधिशासी अधिकारियों को, नगर आयुक्तों को और जो हमारे प्रतिनिधि हैं उन सबको बुलाया था। 1000 से ज़्यादा लोगों के साथ हमने आज वर्चुअल मीटिंग किया है और उसमें जल भराव न हो, जल भराव अगर हुआ है तो उसको कैसे हम उसका निस्तारण करें। ये पूरा जो संचालन, पूरा व्यवस्थापन है वो व्यक्ति आधारित न रह करके एक संस्थाकीय व्यवस्था पे आधारित होना चाहिए और उसके लिए हमने कहा है कि सभी निकाय में अपना एक कंट्रोल रूम बनना चाहिए और उसमें 1533 नंबर का हमारा जो टोल फ्री नंबर हमने भारत सरकार के लेकर के संचालित किया है उसका उपयोग किया जाए। उसके लिए हम वित्तीय सहायता भी हमने देने की बात कही है कंट्रोल रूम बनाने के लिए। तो पहली बात तो ये कि कंट्रोल रूम बने। उस कंट्रोल रूम में जब ऑपरेटर फ़ोन उठाता है तो गुड मॉर्निंग बोलने के साथ, गुड इवनिंग बोलने के साथ पूरा प्रोटोकॉल जो होता है कि क्या वो बोलेगा, क्या कोई बच्ची बैठी है तो क्या बातें करेगी मरीज के साथ या उसके परिवारजनों के साथ, उसका एक पूरा प्रोटोकॉल बनाने का भी हमने आज निर्णय लिया है। डेंगू जैसे संक्रामक रोगों को हमें रोकना है और दूसरा हमें लोगों को बेहतर जीवन देना है नगरों में। हमारे साथ थे नगर विकास मंत्री ए के शर्मा जी। मैं सुमित श्रीवास्तव, सुदर्शन। और अब खबर है यूपी के बरेली से, जहां महिला चिकित्सालय में एक मुस्लिम को नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है। अस्पताल में भर्ती मरीजों के वार्ड में बनी गैलरी में ही नमाज पढ़ने की नई परंपरा शुरू कर दी गई। इस मामले की भनक जैसे ही वहां के मरीजों के
तीमारदारों को लगी, उन्होंने मामले की सूचना करणी सेना को दी। इस मामले में करणी सेना के अध्यक्ष ने थाना कोतवाली पुलिस को इस बात की सूचना दी, जिस पर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। पुलिस की ओर से इस मामले पर कोई कार्रवाई हालांकि अभी तक अमल में नहीं लाई गई है, जिसको लेकर करणी सेना में गहरा रोष भी बना हुआ है। दरअसल धर्मस्थल के बाहर अपनी मर्जी से नमाज पढ़ने को लेकर प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से सख्त है। इसके बावजूद कुछ लोग सरकार के बनाए नियमों का और कानून को ताक पर रखकर ये नमाज सरकारी अस्पताल में पढ़ रहे हैं। जिस तरीके से नमाज की घटनाएं आम पब्लिक में लगातार आ रही हैं, हाल ही में आपने देखा होगा लखनऊ के लूडो मॉल में कुछ मुस्लिम द्वारा नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ था। ऐसी ही एक घटना बरेली से सामने आई है, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर एक मुस्लिम नमाज पढ़ रहा था, जिसकी सूचना जैसे ही मुझे लगी, मैंने कोतवाली पुलिस से संपर्क करके उनको सूचना दी। सूचना देने के बाद कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई करने का आश्वासन। खबर है यूपी के हापुड़ से, जहां डिप्टी सीएम कार्तिक पूर्णिमा मेला स्थल तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर पहुंचे। उन्होंने सदर गेट पर फीता काटकर मेले का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि कार्तिक पूर्णिमा मेले में श्रद्धालु अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए दीपदान करने और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए पहुंचते हैं। उनकी सुरक्षा का दायित्व पुलिस प्रशासन के साथ ही प्रदेश सरकार का है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आनी चाहिए और मेले में स्वास्थ्य सेवाएं भी दुरुस्त होनी चाहिए। मेला आयोजन के लिए बजट में किसी प्रकार की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ब्रजघाट को तीर्थ के साथ ही पर्यटन नगरी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि महज 3 दिन में ही टूट गई सड़क की शिकायत मिली है और इसकी जांच करवाकर उचित कार्रवाई भी की जाएगी। आपने जो मुझे कहा है अब उसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ऐसी स्थिति में हम तत्काल रोक लगाने के लिए भी जिलाधिकारी महोदय को कहेंगे। देखिए, आप अगर हमें शिकायत की कोई सूचना देंगे, हम तत्काल। हरदोई में पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी के नेतृत्व में जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल के साथ ही जनपद में पैदल गश्त किया और स्थानीय लोगों से शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की गई। दरअसल सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक की ओर से क्षेत्र में भीड़भाड़ वाले स्थानों, बाजारों, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आसपास पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए। इस दौरान विभिन्न प्रकार की दुकानों पर पहुंचकर दुकानदारों, आम जनों में शांति सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया। सड़कों को अतिक्रमण मुक्त रखने के संबंध में लोगों को जागरूक भी किया गया। पुलिस अधीक्षक ने जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देश जारी किया कि आप सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में समय समय पर पैदल गश्त करते रहें और अराजक तत्व पर कठोरतम कार्रवाई भी करें। खबर है यूपी के कानपुर से, जहां पनकी इंडस्ट्रियल एरिया स्थित पान मसाला की फैक्ट्री के जनरेटर रूम में अचानक से आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। हादसे के वक्त 40 कर्मचारी अंदर थे और आग की सूचना में फैक्ट्री में भगदड़ मच गई। वह 15 कर्मचारी अंदर फंस गए। आग इतनी तेज फैली कि 20 मिनट में ही पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में इसने ले लिया और मौके पर फायर ब्रिगेड के जवान पहुंचे। उन्होंने 15 फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू कर लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि परिसर में खड़ी गाड़ियां भी धू-धू कर जलने लगी। इसके बाद फायर स्टेशन से एक एक करके करीब 7 गाड़ियां वहां पहुंची और 2 घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने का कारण जनरेटर के इलेक्ट्रॉनिक पैनल में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। देखिए, हमारा जो मिनी कंट्रोल रूम में 9:09 पे एक सूचना प्राप्त हुई कि पनकी इंडस्ट्रियल एरिया दादानगर जो है उसमें किसी मसाला फैक्ट्री में एक अग्निकांड हुआ है। तो इंडस्ट्रियल एरिया की तत्परता को देखते हुए, उसकी जो सीवियरिटी को देखते हुए तत्काल प्रभाव से 3 गाड़ी मौके के लिए रवाना की गई और हमारे अग्निशमन अधिकारी जो भी हमारे ऑफिसर्स हैं वो पूरा रवाना वहाँ से हुए और मौके पर हम भी तुरंत ही निकल गए थे। और यहाँ पर इन्होंने आके देखा तो घटना पे जो फैक्ट्री के बाहर की तरफ जो इनका इलेक्ट्रिकल पैनल रूम था। यूपी के मेरठ में प्रेम प्रसंग में बाधा बन रहे पिता की सौतेली बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को आधे घंटे तक चारपाई पर छोड़ दिया और इसके बाद शव को जंगल में ट्यूबवेल के पास मिट्टी में दबा दिया। परिजनों ने किसान के 5 दिनों से लापता होने की गुमशुदगी दर्ज करा दी थी।
तभी से पुलिस लापता किसान की तलाश कर रही थी। दरअसल मवाना के बहसुमा में किसान के घर पर आशीष कश्यप नौकरी करता है और 4 साल पहले किसान की सौतेली बेटी सिमरन की नौकरी करने वाले आशीष से अवैध संबंध हो गए। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही किसान को शक हो गया था कि बेटी और नौकर के बीच में अवैध संबंध है। गांव वालों ने पुलिस को बताया कि कुछ दिन पहले किसान ने अपनी सौतेली बेटी को नौकर के साथ आपत्तिजनक हालत में भी देखा था। फिलहाल पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। थाना क्षेत्र बहसुमा के रहावती ग्राम में एक व्यक्ति जिसका नाम सत्यभान है, उम्र लगभग 40 वर्ष, उसकी हत्या उसकी सौतेली बेटी और उसके प्रेमी के द्वारा कर दी गई है। इन दोनों की निशानदेही पर शव को जो ट्यूबवेल है वहां से बरामद कर लिया गया है। शव को पीएम हेतु मोर्चरी भेजा जा रहा है। परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में आए दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि अच्छी हेल्थ के बिना लाइफ बेकार है। वहीं सांसद सीपी जोशी के जन्मदिन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बधाई दी। साथ ही चित्तौड़गढ़ फ्री मेडिकल कैंप में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा आपको सुनिए। समाज के गरीब वंचित अंतिम व्यक्ति तक कल्याण का काम किया और आज दुनिया की सबसे बड़ी संसद के अंदर संसद सदस्य होने के बाद भी आज राजस्थान में, चित्तौड़ में, हर जगह समाज का अंतिम व्यक्ति का कल्याण हो, उसका जीवन बेहतर हो और किस तरीके से उनके प्रयास। ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ में रविवार को श्री श्याम प्रभु की भव्य निशान यात्रा निकाली गई, जहां खाटू नरेश बाबा श्याम प्रभु के जयकारों के साथ निशान यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिलाएं पुरुषों ने बाबा का निशान हाथों में लिए शोभा यात्रा में भाग लिया। तो वहीं कई जीवंत झांकियों ने सभी का मन मोह लिया और शहर के कई मार्गों से होते हुए शोभा यात्रा पहुंची, जहां रविवार की शाम 5 बजे से विराट भजन संध्या और अमृत भंडारे का आयोजन भी किया गया। बिहार के मुंगेर में हुए 2 विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट घोषित हो चुका है, जिसमें दोनों सीटों पर पूर्व में जिस पार्टी के प्रतिनिधि थे उस पार्टी ने दोनों सीटों पर अपना कब्जा बरकरार रखा। मोकामा सीट पर आरजेडी से अनंत सिंह विधायक चुने गए, जहां से इस बार आरजेडी से ही अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। तो दूसरी ओर गोपालगंज सीट से बीजेपी के सुभाष सिंह विधायक थे, जिनका निधन हो गया था और इसके बाद बीजेपी ने उनकी पत्नी कुसुम देवी को उम्मीदवार बनाया। इस सीट पर कुसुम देवी ने 2000 मतों के अंतर से जीत दर्ज की है। इसको लेकर दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी जा रही है। हिंदुस्तान के सनातन धर्म की जीत है, हिंदू प्रेमियों की जीत है और ये दर्शाता है कि हिंदुस्तान में देश प्रेम जग रहा है, हिंदू एक हो रहे हैं। गोपालगंज की सीट कार्यकर्ताओं की जीत है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं के मेहनत से गोपालगंज की सीट निकली है और मोकामा में भी कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी जीत है। यहाँ पे महागठबंधन सरकार की हार हुई है, क्योंकि महागठबंधन सरकार का योगदान यहाँ पे कहीं नहीं है। अनंत सिंह की जीत हुई है, महागठबंधन के सरकार की हार हुई है और दोनों गोपालगंज और मोकामा दोनों सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं। खबर है बिहार के बगहा में दियारा पार से। बिहार यूपी बॉर्डर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां कार्तिक पूर्णिमा को स्नान के लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, लेकिन बांसी नदी की बदहाली का आलम कुछ ऐसा है जिसे तस्वीरों में देखा जा सकता है। आपको बता दें कि लाखों लोगों को मुक्ति देने वाली बांसी नदी आज अपने बदहाली पर आंसू बहा रही है, जहां ना तो कोई प्रशासन ध्यान दे रहा है और ना ही कोई प्रतिनिधि। इसी कार्तिक पूर्णिमा को श्रद्धालुओं की ओर से स्नान किया जाएगा, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा होता है। दरअसल मधुबनी प्रखंड से सटे बिहार यूपी बॉर्डर बांसी धाम में
हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बांसी नदी में लाखों श्रद्धालु स्नान करने और दान पुण्य के लिए आते हैं, जिससे बांसी मेला भी लगता है और कार्तिक पूर्णिमा मात्र अब एक दिन ही शेष रह चुका है, लेकिन अब तक सफाई भी नहीं हो पाई है। सवाल ये खड़ा होता है कि स्थानीय प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर गंभीर क्यों नहीं है। सभी जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको जो है साफ़ सफाई करा देना चाहिए, क्योंकि लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं और आप देख भी सकते हैं कि इस प्रकार जो है गंदगी का अंबार लगा हुआ है। हल्का फुल्का सफाई यहाँ के लोगों द्वारा कराया गया है, लेकिन जो है उतना अधिक नहीं है कि जो है पूरे लोग जो है इससे जो है निजात पा सके। नहीं, तो गंदगी वैसे प्रॉपर रहता है, लेकिन जो है इस समय कुछ साफ़ सफाई किया गया है जिससे कि काम चल जाए। पंच केदारों में तृतीय केदार के नाम से प्रसिद्ध भगवान तुंगनाथ के कपाट 11:30 बजे शुभ लगन के अनुसार विधि विधान, वेद ऋचाओं, महिलाओं के मंगल गीतों और स्थानीय वाद्य यंत्रों की मधुर धुनों पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। कपाट बंद होने से पहले मठापति रामप्रसाद की मौजूदगी में विद्वान आचार्यों की तरफ से भगवान तुंगनाथ के स्वयं भूलिंग को समाधि दी गई, जिसके बाद भगवान तुंगनाथ जगत कल्याण के लिए तपस्यारत हो गए। कपाट बंद होने के बाद भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली कैलाश से शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कू मठ के लिए रवाना हो गई, जिसके बाद रात्रि प्रवास के लिए चौपता पहुंचेगी। कपाट बंद होने के पावन अवसर पर 307 तीर्थयात्रियों ने तुंगनाथ धाम पहुंचकर पुण्य अर्जित किया और पूरे यात्रा सीजन में भारी संख्या में तीर्थयात्रियों ने तुंगनाथ धाम में दर्शन भी किए। भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव की डोली 9 नवंबर को शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कू मठ पहुंचेगी और 10 नवंबर से भगवान तुंगनाथ की शीतकालीन पूजा विधिवत शुरू होगी। भगवान तुंगनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। विधि विधान से पूजा अर्चना कर कपाट बंद हुए और इस दौरान किस तरीके से श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला, उसकी तस्वीरें आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। भारी संख्या में जो तीर्थयात्री हैं इस दौरान यहाँ पर पहुँचे हैं और अब शीतकाल के लिए इन कपाटों को बंद कर दिया गया है। भगवान तुंगनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। विधि विधान पूजा अर्चना के बाद कपाट बंद किए गए। देव सेनापति भगवान कार्तिक स्वामी तीर्थ में बैकुंठ चतुर्दशी पर्व धूमधाम से मनाया गया। भगवान कार्तिक स्वामी के तीर्थ में पूरी रात अखंड जागरण, 33 कोटि देवी देवताओं का आह्वान कर विश्व समृद्धि की कामना की गई। इस मौके पर कार्तिक स्वामी तीर्थ को कई प्रकार के फूलों से सजाया गया। कार्तिक पूर्णिमा पर्व पर भी सैकड़ों श्रद्धालु कार्तिक स्वामी तीर्थ पहुंचकर पुण्य अर्जित करेंगे। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।